साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिव्य द इनसाइट में। अपन चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाला पेपर अपना स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। अपन इसमें ये देखा था कि शिक्षा और मनोविज्ञान क्या है। उसके अंतर्गत अपन ने शिक्षा क्या है, शिक्षा की परिभाषाएं, फिर मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान में कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, मनोविज्ञान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये सब अपने उसमें देख चुके थे कि किस तरह से मनोविज्ञान अपनी यात्रा को पूरी करते हुए मन से लेकर आज व्यवहार के विज्ञान तक पहुंच गया है। आज अपन उसका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मनोविज्ञान की विशेषताएं हैं, वो पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि लास्ट वाली क्लास में जो भी पढ़ाया गया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन इसको नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है मनोविज्ञान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ साइकोलॉजी। तो इसकी जो सबसे पहली विशेषता है वो ये कि ये विज्ञान पर आधारित है। सबसे पहली इसकी क्या विशेषता है कि ये विज्ञान पर आधारित है, अर्थात इसमें जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, जो कुछ भी अवलोकन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, वो वैज्ञानिक विधियों पर ही आधारित होता है। यही रीज़न है कि इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो वस्तुनिष्ठ रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरी इसकी जो विशेषता है वो है ये अनुभवजन्य या एम्पेरिकल, मतलब जो भी चीज़ें इसमें अपन पढ़ेंगे किसी के व्यवहार के अध्ययन को लेकर, वो अनुभवजन्य होती हैं, यानी कि जब भी अपन कोई सी चीज़ को एक्सपीरियंस करके ही उसका जो रिजल्ट है वो निकालते हैं। फिर है इसकी तीसरी विशेषता कि ये व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ होती है। नेक्स्ट, ये गतिशील विषय है, मतलब डायनामिक है। इसमें लगातार ये परिवर्तन कर रहा है, नई नई चीज़ों को अपने अंदर शामिल कर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। और लास्ट इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ये व्यक्तिगत और समूह व्यवहार दोनों का ही अध्ययन करता है। मतलब आप स्पेसिफिक एक व्यक्ति का अध्ययन भी मनोविज्ञान के अंदर कर सकते हैं, या फिर जो पूरा समूह है, एक पूरा ग्रुप है, उसकी स्टडी भी अपन मनोविज्ञान के अंतर्गत कर सकते हैं। तो ये थी मनोविज्ञान की विशेषताएं। तो अब ये अपना शिक्षा और मनोविज्ञान क्या है ये पूरा हो गया है। उसके बाद इन दोनों का सम्मिलित रूप, जो कि आपका मेन टॉपिक है, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, अपन आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन शैक्षिक मनोविज्ञान को समझने से पहले शिक्षा और मनोविज्ञान का अर्थ जानना जरूरी था, जो अपन कर चुके हैं। अब अपन शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? ये मनोविज्ञान की व्यवहारिक शाखा है, क्योंकि व्यवहार के अध्ययन पर ही निर्भर है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ? शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में ये मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो इसी चीज को स्पष्ट करते हुए स्किनर महोदय ने अपनी एक परिभाषा दी है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से, मतलब उसने अपना जो अर्थ लिया वो तो शिक्षा से, जो क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान से, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार से संबंधित प्रक्रिया है। तो इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा और व्यवहार दोनों चीजों का ही मिश्रण है। अब अपन देख लेते हैं इसके कुछ विद्वानों की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं जो बहुत सारे विद्वानों ने दी हैं वैसे तो, लेकिन अपन जो जरूरी परिभाषाएं वो इसमें देखेंगे। सबसे पहले है स्किनर के अनुसार। स्किनर महोदय क्या कह रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तिगत, यहाँ पे अध्ययन आना था ना, व्यक्तित्व अध्ययन आएगा, व्यक्तित्व अध्ययन आ जाता है, ठीक है। मतलब इसमें अपन क्या करते हैं, सारा व्यक्ति का जो व्यवहार है और उसका व्यक्तित्व कैसा है, मतलब वो किस तरह का बिहेव कर रहा है या उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इस सब चीज़ों की स्टडी अपने इसमें करते हैं। आप इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी कवर्स द एंटायर रेंजेस ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी एज रिलेटेड टू एजुकेशन, जो कि शिक्षा से संबंधित है। तो व्यक्तित्व और दोनों चीजें अपन इसके अंतर्गत देखते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है पील महोदय के अनुसार। पील महोदय क्या कर रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का ही विज्ञान है, मतलब
अपन किसी बच्चे को किस तरह से शिक्षित कर रहे हैं, कैसे वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके उसे शिक्षित कर रहे हैं, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। थर्ड इसकी जो डेफिनेशन है वो है क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार। वो ये कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक जो भी उसने सीखा उसका वर्णन और व्याख्या जो है वो करने का काम शिक्षा मनोविज्ञान करता है। एजुकेशन साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। मतलब जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी मनुष्य सीखता है उन सब का उसने जो अनुभव लिए अपने जीवन में, उन सब का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब अपन आ जाते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, मेथड्स, कि किन किन विधियों का प्रयोग करके अपन एक बालक या एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। तो जो शिक्षण विधियां हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, ये क्या करती हैं, ये जो अधिगम प्रक्रिया है उसको प्रभावी बना देती हैं। जैसे अपन एक तो किसी चीज का सिंपल किसी की स्टडी करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर मेथड यूज करके अगर उसकी स्टडी करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो इफेक्टिव रहेंगे ज्यादा। शिक्षा मनोविज्ञान किसका, विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। मतलब विज्ञान में जैसे अपन कोई भी काम, जैसे साइंस में प्रयोगशाला में लैब में जाके काम करते हैं, वैसे ही साइकोलॉजी में भी अवलोकन, परीक्षण, ये सारी चीजों का यूज किया जाता है। और विज्ञान की जो विधियां हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, एक तो वो विश्वसनीय होंगी। जैसे अपन ने लैब में कोई भी टेस्टिंग करी, उसका जो रिजल्ट निकला तो अपन ने उस पर पहले अपना रिसर्च करके रिजल्ट निकाला है, तो वो विश्वसनीय होगा, उसमें विशुद्धता आएगी, वो वस्तुनिष्ठ होगा और निष्पक्ष होगा, मतलब बायस नहीं होगी उसमें, वो बिल्कुल निष्पक्ष रिजल्ट निकल के अपने सामने आएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रमुख विधियां हैं वो अपन अब देख लेते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। सबसे पहली जो विधि है वो है अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। सेकंड इज बहिदर्शन विधि, एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। थर्ड वन इज प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। देन साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। फिर जीवन इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड। देन उपचारात्मक विधि, क्लिनिकल मेथड। विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल मेथड। तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड। प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनियर मेथड। एंड लास्ट इज सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड। तो ये प्रमुख जो 10 विधियां हैं इनकी अपन डीपली स्टडी करेंगे, वन बाय वन अपन इनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो विधि है वो है अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन विधि। ये जो विधि है ये मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम, सबसे परंपरागत और सबसे सरल विधि मानी जाती है। सबसे पहले इसी विधि का प्रयोग ही किया गया था। इंट्रोस्पेक्शन जो विधि है या जो अंतर्दर्शन विधि है उसके जो समर्थक रहे हैं वो है विलियम वुड और टिचनर। ये संरचनावादी थे, इन्होंने सबसे पहले इस विधि का समर्थन किया। अब अपन देख लेते हैं इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ क्या होता है। इंट्रोस्पेक्शन मीनिंग क्या होता है, टू लुक विद इन, टू लुक विद इन, टू लुक विद इन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी कि अपन ने खुद अपने आप को अंदर से देखना। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपना खुद का निरीक्षण करना, अपने आप में देखना और अपना निरीक्षण करना या आत्मनिरीक्षण, ये होगी आपकी अंतर्दर्शन विधि। तो पहले क्या होता था, प्राचीनतम विधि है, अभी मैंने आपको ये बात बताई। तो पहले क्या होता था कि जो भी पहले के मनोवैज्ञानिक थे वो क्या करते थे, जो भी मानसिक क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसी विधि का ही यूज किया करते थे। इस विधि का यूज करके ही वो किसी भी मनुष्य की जो क्रियाएं हैं या वो किस तरह से रिएक्शंस करता है उसकी स्टडी इसी मेथड का यूज करके वो करते थे। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण, अगर अपन एक लाइन में अंतर्दर्शन विधि को स्पष्ट करें तो ये है मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना। ठीक है, अब अपन अंतर्दर्शन विधि के कुछ गुण हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये सरल विधि है, इसमें किसी तरह के यंत्र, प्रयोगशाला कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी है, कहीं कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने चिंतन के द्वारा अपना ही आत्मनिरीक्षण करना है कि अपन किस तरह से कार्य कर रहे हैं, अपन क्या सोच रहे हैं, किसी चीज को लेके अपनी क्या अवधारणा है। दूसरी जो विधि है
कि देखो जब अपन किसी चीज को लेकर चिंतन करेंगे, कुछ सोचेंगे, तो क्या होगा, ये अपने आप अपने को विचारवान बना देगी, अपन उस पर विचार करेंगे। थर्ड है कि ये वास्तविक व यथार्थ निरीक्षण पर आधारित है, क्योंकि अब मैं यहाँ बैठी हूँ एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ खड़े खड़े कुछ सोच रही हूँ, कुछ विचार कर रही हूँ किसी बात पे, तो वो क्या होगा, वो मेरा अपना निरीक्षण है, यथार्थ निरीक्षण में आएगा, किसी का तो कोई रोल ही नहीं है उसी में। और लास्ट इसका जो गुण है कि सूक्ष्म चिंतन प्रधान होने के कारण ये विधि कभी भी और किसी भी समय प्रयोग की जा सकती है। अब देखिए जब कोई प्रयोगात्मक विधि है, एक्सपेरिमेंटल मेथड की अपन बात करें, तो उसमें क्या होगा, अपने को कुछ प्रयोग करके देखने पड़ेंगे, तभी उसके लिए एक लैब में जाके या स्पेसिफिक कोई एक एरिया में जाकर अपन अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तभी उसका रिजल्ट निकलेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी समय किसी भी जगह कहीं भी चिंतन करना शुरू कर सकते हैं। तो ये अंतर्दर्शन विधि के गुण अपन ने देखे। अब है अंतर्दर्शन विधि के कुछ डिमेरिट्स। देखिए जब भी कोई विचार आता है या कोई भी अवधारणा आती है, तो जरूरी नहीं है कि सब समाज के अन्य व्यक्ति या अन्य जो विद्वान हैं उसको स्वीकार ही करें, उनको हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिले। तो इसी आधार पर इसकी भी कुछ कमियां हैं जो अपन देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसका दोष है वो है वैज्ञानिकता का अभाव। अभी अपन ने इसकी बात करी कि ये स्वचिंतन पर आधारित है, इसमें कोई मेथड्स यूज नहीं करने, कोई डेटा कलेक्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो ये अब इसमें किसी तरह की कोई वैज्ञानिकता नहीं रहती। दूसरी इसकी जो कमी है वो है दृश्य व दृष्टा एक होने पर निरीक्षण में बाध्यता, क्योंकि इसमें जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन हो रहा है, जो व्यक्ति खुद है वही अपना ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी अपनी क्वालिटीज को तो देखता जाएगा, लेकिन अपने जो माइनस पॉइंट है उनको थोड़ी किसी के सामने लाएगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। देन असामान्य बालकों के अध्ययन के लिए ये बिल्कुल ही अनुपयुक्त है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या है, उनमें इतनी जो चिंतन क्षमता है वो नहीं होती कि वो खुद अपना आत्मनिरीक्षण कर सकें। इसलिए ये जो विधि है इसका सबसे बड़ा अवगुण जो वो यही है कि ये सभी बालकों पर यूज नहीं की जा सकती। ठीक है। देन नेक्स्ट विधि अपन देख लेते हैं, वो है बहिदर्शन विधि या निरीक्षण विधि। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सट्रोपेक्शन मेथड। एक्सट्रोपेक्शन मेथड। अब निरीक्षण, निरीक्षण का मतलब क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखना। जैसे अपन किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो जैसे मान लो कोई कोई खेल का मैदान है, उसमें बच्चे खेल रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। या कोई लैब में बच्चे काम कर रहे हैं, स्कूल में क्लास में स्टडी कर रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, उनको ध्यानपूर्वक पहले देख के अपन ऑब्जर्व करेंगे पहले, उसके बाद ही अपने उसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो इसके जो प्रतिपादक है वो है जेबी वाटसन महोदय। बहिदर्शन विधि क्या करती है, ये व्यक्ति के व्यवहार, उसका जो बिहेवियर है, उसका आचरण, वो किस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है और क्या क्या रिएक्शन आ रहे हैं, इन सब को ध्यानपूर्वक देख के उसके व्यवहार के कारणों का पता लगाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को क्लियर करती हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, वो जोर जोर से बोल रहा है और एकदम गुस्से में है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, उसकी आंखें एकदम लाल हो रखी हैं, तो अपन उसको दूर से देख के आइडिया लगा लेंगे कि क्या ये बच्चा बहुत गुस्से में है, इसको कोई ना कोई किसी के साथ इसका या तो झगड़ा हुआ है या इसको कोई चीज है जो पसंद नहीं आई। तो अपन ने क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया, अपन ने देख लिया कि ये जो बच्चा है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में है। ऐसे कोई बच्चा बिल्कुल उदास बैठा है, चिंता में बैठा है, तो अपने को लगेगा कि इसने कोई टेंशन ले रखी है, कोई इसके दिमाग में कोई बात चल रही है। हो सकता है कि अपन जो बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, वो उसको समझ में ना आ रहा हो। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो क्या करती हैं, उस चीजों को अपने को, जो भी बच्चा उसमें पढ़ रहा है, जो देख रहा है, वो अपने को पता लग जाता है। जो ऑब्जर्वर है वो खुद देख लेगा उस चीज को कि उसको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। तो ये बहिदर्शन विधि है। अब बहिदर्शन विधि के गुण जानने से पहले अपन जो निरीक्षण है उसके टाइप्स की बात करेंगे। जनरली जो निरीक्षण है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला है फॉर्मल, पहला होता है फॉर्मल, औपचारिक, पहला है फॉर्मल, और दूसरा इनफॉर्मल। ठीक है, दूसरा है इनफॉर्मल, यानी कि जब अपन नियंत्रित परिस्थितियों में कोई निरीक्षण करते हैं तो वो आएगा फॉर्मल या औपचारिक में। पहला हुआ औपचारिक, औपचारिक अर्थात फॉर्मल। वहां पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ आपको। फॉर्मल और
दूसरा जो है वो है अनौपचारिक या इनफॉर्मल। अनौपचारिक या इनफॉर्मल, ठीक है। अपन ने इसके 2 टाइप्स देखने हैं। अभी मैं सब बताऊंगी आपको क्या क्या होता है ये। तो फॉर्मल या औपचारिक जो निरीक्षण है वो नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है, और अनौपचारिक जो होता है इनफॉर्मल, इसमें कोई कंडीशन नहीं, मतलब अचानक ही अपन औचक निरीक्षण कह सकते हैं इसको, अनौपचारिक को। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई स्कूल में कोई इंस्पेक्शन आनी है और पहले ही स्कूल वालों को उस इंस्पेक्शन का पता लग जाए, तो क्या होगा, सारी चीजें व्यवस्थित कर ली जाएंगी। जो भी चीजें उनको लगता है कि यहाँ पे प्रॉपर जो पानी की व्यवस्था अगर वो चेक करेंगे तो उसको अपन सेट कर लेंगे, सफाई है तो उसको सेट कर लेंगे, या और भी कोई चीज है तो अपन उसको देख लेंगे। और यही अगर उसका अचानक निरीक्षण किया जाए, टीम अचानक आके ऑब्जर्व करे उस स्कूल को, तो क्या होगा, उसमें जो कमियां हैं उसके सामने आ जाएंगी। तो जैसे मान लो कि अपन कोई भी एक प्री डिसाइडेड कुछ नहीं होता इसमें अनौपचारिक में, और औपचारिक में अपने को पहले से ही पता है कि ये काम होने वाला है, तो अपन पहले उसके लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये निरीक्षण के जनरली 2 टाइप्स देखे जा सकते हैं। तो अब अपन इसके बात करते हैं बहिर्दर्शन विधि के गुणों की। सबसे पहले तो यह कि बालकों का उचित दिशाओं में ये विकास करती है। मतलब जैसे मान लो कि अपन कोई चीज अपन लेके चल रहे हैं, जैसे ये बालकों का उचित दिशाओं में विकास, मतलब जैसे कोई बच्चे खेल रहे हैं तो अपन उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं प्लेग्राउंड में, तो अपने को पता लग जाएगा कि वो खेल रहा है। अब उसको कुछ नहीं पता कि अपन उसको देख रहे हैं, तो वो अपनी मस्ती से लगा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, उसके बिहेवियर को, अपनी जो अंतर्दृष्टि है उससे देखने की या उसको समझने की, ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे जैसे मान लो कि प्रयोगशाला है, कोई प्लेग्राउंड है या कोई क्लास है, तो अपन क्या करेंगे, उस बच्चे के व्यवहार को देखकर उसका उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। कि मान लो वो ऐसा काम कर रहा है, मान लो कोई बच्चा खेल रहा है, वो सही ढंग से नहीं खेल रहा, तो अपन उसको बताएंगे ना कि ये काम ऐसे नहीं करना। इसके बाद अगर कोई वो लैब में कोई टेस्टिंग कर रहा है तो उसमें उससे कोई मिस्टेक होगी तो अपन वो भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो तीसरा इसका जो गुण है कि इसके जो निष्कर्ष निकलते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं। और लास्ट, एक ही परिस्थितियों में कई व्यक्तियों का अध्ययन अपने कर सकते हैं। कि इसमें ये जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक आप एक स्टूडेंट को लेके या एक व्यक्ति को लेके उसका अध्ययन करें। अगर पूरा ग्रुप है तो अपन पूरे ग्रुप को भी ऑब्जर्व करके लास्ट में उसके कंक्लूजन जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये थे बहिर्दर्शन विधि के गुण। अब वही बात जैसे अपन ने अंतर्दर्शन विधि में बात करी थी कि ऐसे इसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं, इसके भी कुछ दोष हैं। तो सबसे पहला जो इसका दोष है कि विधि का प्रयोग प्रशिक्षित एवं अनुभव व्यक्ति के द्वारा ही संभव। मतलब अगर ये विधि का यूज है तो कोई कर रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि जो इस विधि का यूज कर रहा है वो प्रशिक्षित हो और अनुभवी हो, तभी ये सही ढंग से हो पाएगा। अगर मान लो उसको नॉलेज ही नहीं है कि कोई ऑब्जर्व वो कर रहा है, तो उसको क्या क्या ऑब्जर्व करना है उसको जब पता ही नहीं है, उसमें किसी चीज को लेके इस चीज की नॉलेज ही नहीं है, तो वो वहां पे कोई भी वो ये विधि जो है वो सार्थक नहीं मानी जाएगी। औपचारिक निरीक्षण में व्यक्ति द्वारा कृत्रिम व्यवहार करना, जिससे ये विधि अर्थहीन हो जाती है। अभी अपन ने बात करी थी स्कूल का, जो मैंने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए उसका सडन ही उसका निरीक्षण किया जा रहा है, तो वो क्या होगा, एक कृत्रिम माहौल बन जाएगा, सब अपनी अपनी ड्यूटीज सिस्टम से निभाएंगे। तो अगर ऐसा किया जाता है तो जब व्यक्ति व्यवहार ही कृत्रिम करने लग जाएगा तो उसका जो ओरिजिनल जो उसका बिहेवियर है उसको तो अपन देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये विधि अर्थहीन हो जाती है, इसका कोई अर्थ नहीं रहता। निरीक्षणकर्ता द्वारा पूर्व धारणाओं से ग्रसित होने पर व्यवहार का सही मूल्यांकन ना कर पाना। मतलब मान लीजिए कि निरीक्षण करता है, वो कोई ऐसा पॉइंट है जो उसको खुद को अच्छा लग रहा है, तो वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उन सब बच्चों को देखना शुरू कर देगा, तो क्या इसके रिजल्ट सही आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। तो ये जो 3 दोष अपन ने इसके देखे। थर्ड जो विधि अपन देखेंगे अब वो है प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन, ये पहले ही इसके लिए कंडीशन डिसाइड कर ली जाती हैं और उन्हीं दशाओं के अंदर ही व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। इसके जो जनक हैं वो विलियम वुंट महोदय हैं। जैसे मान लो कि कोई केमिस्ट्री फिजिक्स के लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो पहले ही बच्चों को बता दिया जाएगा कि ये जो केमिकल्स हैं इनको इस तरह से आपने मिक्स करके यूज करना है, या बायोलॉजी की लैब में या ज्योग्राफी की कोई लैब है, तो इन सब में पहले ही डिसाइडेड होता है कि अपन ये चीज यूज करेंगे तो इसका ये परिणाम निकलेगा। तो वैसे ही इसमें भी पूर्व निर्धारित दशाएं होती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए प्रयोगात्मक जो विधि है वो सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है।
क्योंकि रिजल्ट जो इसके आएंगे वो भी वस्तुनिष्ठ होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, विश्वसनीयता लिए हुए होंगे। तो इसलिए ये जो विधि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी विधि मानी जाती है। अब है इसके कुछ गुण। पहला जो इसका गुण है वो है पशुओं पर अध्ययन करके परिणामों को मनुष्यों पर प्रयुक्त। अब साइकोलॉजी आप सबने पहले पढ़ी रखी होगी, तो उसमें आपने कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर, इन सब महोदय के एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे कि इन्होंने क्या किया, पहले अपने जो प्रयोग थे वो पहले पशुओं पर करके देखे। फिर जब इनको लगा कि उनके रिजल्ट्स जो है वो बिल्कुल सही आ रहे हैं, वास्तव में ऐसा हो रहा है, फिर उन रिजल्ट्स को या उन प्रयोगों को मनुष्यों पर भी अप्लाई किया गया। तो प्रयोगात्मक विधि का सबसे पहला गुण ये हुआ। और दूसरा ये बात होएगी कि पशुओं के साथ साथ ये मनुष्यों पर भी संभव है। और इससे जो भी निष्कर्ष प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, हमेशा विश्वसनीय ही होंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके अपन रिसर्च के थ्रू उसके रिजल्ट निकाले हैं तो सब उस चीज को मानेंगे ही कि ये चीज सही है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं अपने। जैसे मान लो कि अपन शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, तो अपन स्कूल या स्पेसिफिक क्लास की बात कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन गए तो अपने को देख अपन ये चीज देखी कि वो जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, तो उन उनका जब पढ़ते हुए को अपने उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो शिक्षण के लिए कौन सी विधि उनके लिए बेस्ट है ये अपने को पता लग जाएगा। फिर अपन ये देख सकते हैं कि एक क्लास में कितने टोटल बच्चे हों जिनको ढंग से एक टीचर पढ़ा सकता है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सोल्व कर सकता है, उनके जो डाउट्स हैं उनको सोल्व कर सकता है। यही रीज़न है कि एक स्पेसिफिक डेटा लिया गया कि एक इस क्लास में जो है 40 बच्चों का ये 40 बच्चों पे एक टीचर हो, इस तरह के रेशो रखे गए हैं। वो इसी वजह से रखे गए हैं कि जो टीचर है उसका ध्यान पूरी क्लास पे जाए। देन पाठ्यक्रम का निर्माण किन सिद्धांतों के आधार पर हो, जो भी अपन उनका सिलेबस डिसाइड कर रहे हैं, जो उनका करिकुलम है वो किस तरह से हो, वो ऐसा हो कि एवरेज इंटेलिजेंट सारे बच्चे ही उसको सही ढंग से फॉलो कर सकें। जो वो सिलेबस है वो या उनका जो पाठ्यक्रम है वो ऐसा होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट्स विधि के ये सारे गुण हैं। अब इसके कुछ दोष देख लेते हैं जो इसके डिमेरिट्स हैं। वातावरण के सभी तथ्यों पर नियंत्रण करना संभव नहीं। अब कोई भी चीज अगर किसी क्लास में हो रही है तो एनवायरनमेंट तो देखो उसको अफेक्ट करेगा ही करेगा। किसी एरिया में वो चीजें कैसी हैं, किसी एरिया में वो चीजें कैसी हैं। तो वातावरण के जितने भी तथ्य हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उन पे अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो अपना प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे। अवांछनीय व्यवहार का अध्ययन करना असंभव। इस विधि के द्वारा अगर कोई बिहेव सही नहीं कर रहा, वांछनीय व्यवहार कर रहा है, तो अपन उसकी स्टडी कर ही नहीं सकते। अपने को क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। पशुओं एवं मनुष्य का व्यवहार समान नहीं। अपन ने जब इसके गुण देखे थे तो इसका सबसे पहला गुण क्या देखा था कि इस पे जो भी प्रयोग किए गए पशुओं को, उनको मनुष्यों पर भी प्रयुक्त करके देखा जा सकता है। लेकिन क्या वास्तव में मनुष्य और पशु एक जैसे ही होते हैं? नहीं, इनमें फर्क होता है बुद्धि का, और बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य और पशु अपने वातावरण के साथ समायोजन करते हैं। और लास्ट इसका जो दोष है, प्रयोगकर्ता यदि अकुशल है तो उसके गलत परिणाम अपने को प्राप्त होंगे ही होंगे। अगर मान लीजिए उसको नॉलेज ही नहीं है कि ऑब्जर्व करना कैसे है, किन किन चीजों को ध्यान में रखकर अवलोकन करना है, तो वो ये सारी जो चीजें हैं उसके रिजल्ट ही बिल्कुल रॉन्ग आ जाएंगे और कोई फायदा ही नहीं होगा इस विधि का। इसमें आज अपन 3 विधियां देख चुके हैं, बाकी आगे वाली जो विधियां हम अपन नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। पहली जो अपनी विधि थी वो थी अंतर्दर्शन विधि, दूसरी जिसमें क्या होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, दूसरी जो बहिर्दर्शन विधि जिसमें व्यक्ति सामने वाले जो ग्रुप का या स्पेसिफिक किसी एक पर्सन का अवलोकन करता है, और तीसरी जो विधि है वो अपन ने देखी प्रयोगात्मक विधि। मेरे हिसाब से आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अगर इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ में आया, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।